हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव की आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता नैनवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझने से पहले हम इन इंडिविजुअल टर्म्स को समझ लेते हैं, यानी कि शिक्षण क्या है और दूसरा अधिगम क्या है। ठीक है, तो शिक्षण को वैसे तो हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर अलग अलग जितने भी शिक्षा विधि हैं उनकी डेफिनेशन के फॉर्म में समझ सकते हैं, लेकिन एक सामान्य अर्थक में अगर हम शिक्षण को समझने का प्रयास करें तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो शिक्षण को एक सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है, यानी कि जब मनुष्य या फिर कोई जो बच्चा है, बालक है, जब वो समाज के बीच में जाता है और अलग अलग अनुभव से यहाँ पर कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वही क्या है, वहाँ पर उसका शिक्षण हो रहा है। तो शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि शिक्षण जो प्रदान किया जाता है, जो ज्ञान यहाँ पर बच्चों को प्रदान किया जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है समाज के हितों को और समाज के अनुसार यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज के बीच में रहकर या फिर विद्यालय समाज जो समाज है उसके बीच में रहकर होती है। इसके अलावा जो शिक्षण है वो मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की एक तकनीक है। ठीक है, तो जैसे हमने शिक्षण को इस प्रकार से भी यहाँ पर डिफाइन किया है कि शिक्षण क्या होता है, जहाँ पर बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है, यानी कि शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, मानव व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसका जो भी यहाँ पर एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम जो है अपडेट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो यानी कि मानव व्यवहार को परिवर्तित करना, उसके ज्ञान और कौशलों का विकास करना, वही क्या है, शिक्षण है। तो मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की एक तकनीक है। ठीक है, तो शिक्षण द्वारा यहाँ पर मानव व्यवहार जो है परिवर्तित होता है। इसके अलावा शिक्षण के हम यहाँ पर दृष्टिकोणों की बात करें तो दो प्रकार के दृष्टिकोणों को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ज्ञानात्मक शिक्षण की बात अगर हम करें तो ज्ञानात्मक शिक्षण वाले दृष्टिकोण से हम शिक्षण को क्या कहेंगे कि शिक्षण जो है मस्तिष्क की एक क्रिया है, यानी कि जो ज्ञानात्मक दृष्टिकोण को मानते हैं, यानी कि जो ये मानते हैं कि जो शिक्षण का दृष्टिकोण है वो ज्ञानात्मक स्वरूप का होता है। वो ये कहते हैं कि शिक्षण के द्वारा मनुष्य का यहाँ पर जो स्किल्स हैं, उसके जो नॉलेज है उसको यहाँ पर एनहांस किया जाता है। तो उसमें जो है आपका कौन यहाँ पर एक्टिव रहता है, मस्तिष्क रहता है। ठीक है, तो जैसे बालक को यहाँ पर जो है कक्षा में अगर शिक्षा दी जा रही है तो बालक का जो है यहाँ पर मस्तिष्क कार्य करता है, मस्तिष्क के द्वारा ही जो है वहाँ पर विचार करने की प्रक्रिया करता है, चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। तो मस्तिष्क की एक क्रिया के रूप में जो ज्ञानात्मक शिक्षण है उसके उस दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य जो है इस शिक्षण को मस्तिष्क की एक क्रिया के रूप में माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा दृष्टिकोण रचनात्मक शिक्षण, तो रचनात्मक शिक्षण हम कब कहेंगे, ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया में की गई रचना। ठीक है, तो जब हम नॉलेज को यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है, कोई भी नॉलेज या कोई भी स्किल जो है जब उसको हम सीख रहे होते हैं या सीखने की प्रक्रिया में होते हैं तो जो भी हम रचना करते हैं, जैसे अगर हम बात करें किसी भी प्रयोगात्मक रूप से जो भी बच्चों को यहाँ पर कक्षा में सिखाया जाता है, ठीक है, तो जो वो सीखने की प्रक्रिया में नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है या फिर जो रचना कर रहा है वही क्या है, आपका शिक्षण है। ठीक है, तो दो हमने दृष्टिकोण समझे, एक है ज्ञानात्मक शिक्षण। ज्ञानात्मक शिक्षण के अर्थ को अगर हम समझे, यानी कि ये मस्तिष्क की एक क्रिया है, कौन, शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षण जो है मस्तिष्क की एक क्रिया है जिसमें बच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं मस्तिष्क को क्रियान्वित करके। और दूसरा जो इसका दृष्टिकोण है रचनात्मक शिक्षण, यानी कि जब हम ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया में जो है नई चीज़ों को निर्मित करते हैं या फिर अपने ज्ञान का ही यहाँ पर जब हम निर्माण करते हैं तो वो आपका क्या कहला देगा, रचनात्मक शिक्षण। ठीक है, तो हमने शिक्षण को समझा। अब बात करते हैं अधिगम की। ठीक है, तो ये अधिगम क्या है, अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो लर्निंग है वो क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि संक्षिप्त है, यानी कि सिर्फ एक कक्ष के अंदर रहते हुए ही बालक जो सीखता है वो अधिगम नहीं होता, बल्कि व्यापक है, यानी कि बालक जो है ना सिर्फ विद्यालय में, ना सिर्फ कक्षा में, बल्कि समाज के बीच में रहकर भी जो कुछ भी सीखता है, यानी कि उसका जो सीखने का क्षेत्र है वो व्यापक है, वो भी आपका अधिगम कहलाता है। इसके अलावा ये एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो अधिगम है वो कभी रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जब आप कक्ष में यहाँ पर बालकों को जो है 6 घंटे यहाँ पर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं तो उसका शिक्षण तभी नहीं हो रहा है। ठीक है, जब वो सुबह उठता है, ठीक है, उठने के दौरान जब वो लोगों को देखता है या फिर जो खुद से यहाँ पर अनुभव के द्वारा क्रियाएं करता है उससे जो ज्ञान प्राप्त करता है, तो कॉन्टिन्यूसली हर दिन और जो है हर रोज, यानी कि जब तक उसका लाइफ है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली जो ये प्रक्रिया है उसके रूप में अधिगम को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो अधिगम को हमने क्या समझा कि एक व्यापक, यानी कि
व्यापक रूप से हम सीखते हैं, ना सिर्फ विद्यालय में बल्कि अपने अनुभवों से समाज के बीच में रहकर भी सीखते हैं। सतत, ठीक है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हर रोज और प्रतिदिन प्रति आर जो है हम यहाँ पर इसको सीखते हैं। और इसके अलावा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही जो है वो यहाँ पर सीखना शुरू कर देता है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। वातावरण से समायोजन की प्रक्रिया के दौरान अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना ही सीखना या फिर अधिगम है, ठीक है। यानी कि जब बालक वातावरण से समायोजन करता है, ठीक है, वातावरण यानी कि ये एक तो हो सकता है उसका सामाजिक वातावरण, ठीक है, और एक हो सकता है उसका विद्यालय वातावरण। तो वहां से जो समायोजन की प्रक्रिया के दौरान बच्चा जो कोई भी अनुभव प्राप्त कर रहा है तो वही क्या है, उसके लर्निंग है, वही उसका अधिगम है, ठीक है। तो ऊपर वाले में भी हमने यही कहा था कि व्यापक है, सतत है, जीवन पर्यंत है, यानी कि व्यापक रूप से हम सीखते हैं, हम कक्षा में सीखते हैं, हम विद्यालय के बीच में सीखते हैं, मित्रों के बीच में सीखते हैं, और इसके अलावा जैसे पारिवारिक जो एक समाज है, परिवार का जो माहौल है, पड़ोस है, समाज है, उनके बीच में रहते हुए हम सीखते हैं। तो यही जो एक डिफाइन यहाँ पर भी किया गया है कि वातावरण से जब हम समायोजन की प्रक्रिया में होते हैं, ठीक है, तो वातावरण से जब हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमें जो भी यहाँ पर जो है जिंदगी में अनुभव प्राप्त होते हैं उनको सीखना ही हमारा यहाँ पर क्या है, अधिगम है। इसके अलावा व्यक्ति के अधिगम की क्षमता जितनी अधिक होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक में जो है यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो भिन्नता पाई जाती है यानी कि जो बच्चे की लर्निंग होगी वो भी अलग अलग होगी, यानी कि बच्चे की सीखने की जो क्षमता है उसमें भी अंतर आएगा। अब ये सीखने की क्षमता का अंतर कई रूपों में आ सकता है, ठीक है, जैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास कितना हुआ है, ठीक है, उसका IQ लेवल कैसा है, उसका बुद्धि जो स्तर है वो कैसा है। तो बच्चे की क्षमता जितनी होगी, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी सीख जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं तो जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं। क्लासरूम में जैसे उसको कोई भी सिखाया जाता है तो नॉर्मल जो स्टूडेंट जितना सीख पाता है उससे कहीं तेजी से बच्चे सीख जाते हैं, या फिर कुछ बच्चों की स्पीड कम होती है तो अपेक्षाकृत उनको ज़्यादा समय लगता है सीखने में। तो जैसे जिसकी क्षमता होगी उस अनुसार बच्चा सीखेगा और उस अनुसार ही उसके जीवन का विकास होगा, ठीक है। तो हमने शिक्षण और अधिगम को इंडिविजुअली समझा। अब हम समझते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो शिक्षण की बात करें, अधिगम की बात करें या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करें, कहीं ना कहीं ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक सम्मिलित हैं, ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले तो आपका जो इंपॉर्टेंट जो दो चीजें हैं वो है शिक्षण और अधिगम, यानी कि यहाँ पर एक शिक्षा प्रदाता होगा जो शिक्षण का कार्य करेगा और जिसका दूसरा पक्ष है एक होगा सीखने वाला जो कि अधिगमकर्ता का कार्य करेगा और जिसके द्वारा यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो मुख्य दो अंग तो आपके क्या हो गए, शिक्षण और अधिगम हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आपके जो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक है आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा शिक्षण की प्रक्रिया को जो है यहाँ पर एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी डिफाइन किया था। जैसे कि जॉन डेवी ने जो है शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर उसके तीन यहाँ पर तत्व बताए थे, यानी कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया था, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीन जो उसके चर हैं वो उन्होंने बताए थे कि जो शिक्षण है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके जो तीन अंग हैं वो कौन कौन हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो शिक्षक यहाँ पर शिक्षण प्रोवाइड करेगा, शिक्षार्थी जो है यहाँ पर अधिगम करता है और तीसरा इसका पाठ्यक्रम। और उसके अलावा इस पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए जो कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर होती हैं, जैसे आपकी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण प्रविधियाँ हैं, इसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्री हैं, ठीक है। तो ये सारे चर क्या हैं, आपके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो शिक्षण अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक सम्मिलित हैं। अधिगमकर्ता ज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ज्ञान व कौशलों को समाहित करता है जिससे सीखने के अनुभव में विस्तार हो सके, ठीक है। तो जब बच्चा यहाँ पर सीखने के प्रोसेस में होता है तो वो क्या करता है, जो उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज और उसकी जो स्किल्स हैं उनको यूज़ करके आगे की नॉलेज को और ज़्यादा विस्तारित करता है और ज़्यादा उसको इन्हांस करता है, जिसके फलस्वरूप सभी कारक आपस में संवाद की स्थिति में आते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा यहाँ पर कुछ सीखने की ओर अग्रसर होगा तो क्या होगा, अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है, अपनी जो स्किल्स हैं, एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, उनको यहाँ पर यूज करेगा जिससे वो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा विस्तारित कर सके, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सके, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ा सके। और जब ये सब होगा तो क्या होगा, ये जितने भी कारक हैं जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी और जो शिक्षण विधियाँ हैं, प्रविधियाँ हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, ये सारे जो चर हैं अब ये आपस में जो है संवाद की स्थिति में आते हैं, यानी कि एक दूसरे से यहाँ पर इंटरैक्ट करते हैं, इनके बीच में अंतःक्रिया होती है।
ठीक है। अब बात करें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक है बालक के लिए, यानी कि बालक के संदर्भ में हम देखें तो कौन से ऐसे पक्ष होंगे जो कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे, और दूसरा अध्यापक के लिए, यानी कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ऐसे कौन से तत्व होंगे जो यहाँ पर शिक्षण को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बालकों से रिलेटेड हो गए, और जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो शिक्षक या फिर अध्यापक से संबंधित हैं। तो बालक के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला सीखने की इच्छा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी बच्चे के अधिगम के लिए, यानी कि अगर बच्चे की यहाँ पर इच्छा शक्ति ही किसी चीज़ को सीखने की नहीं होगी तो वो सीखेगा ही नहीं, ठीक है। आपने क्लास में बच्चे को जो है यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से क्लास में अपना जो कंटेंट है उसको प्रेजेंट करके पढ़ा दिया, लेकिन बच्चा सीखने के लिए इच्छित ही नहीं है। अब उसके अब यहाँ पर निजी कारण हो सकते हैं, हो सकता है घर से कोई परेशानी हो, या फिर बच्चा जो है उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है या उसका टॉपिक है उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है, ठीक है। तो उसके अंदर इच्छा, जब तक इच्छा नहीं होगी सीखने की तो बच्चा सीख नहीं सकता। तो उसके लिए टीचर को आवश्यक है कि बच्चे की जो भी यहाँ पर इच्छा शक्ति नहीं है या फिर जो बच्चा सीखने में यहाँ पर इच्छुक नहीं है, तो किस प्रकार से जो है उसकी मनोवृत्ति को यहाँ पर इस प्रकार का बनाया जाए कि उस पर्टिकुलर कंटेंट को सीखने के लिए बच्चा जो है मोटिवेट हो सके, ठीक है। या तो जैसे जो कंटेंट है उसकी क्या यहाँ पर उपयोगिता है, किस प्रकार से जो है बच्चे के लिए वो यूजफुल हो सकता है उसको बता सकता है, या फिर जो है कैसे मतलब बच्चों के बीच में यहाँ पर कक्षा का वातावरण ऐसा तैयार करे कि सारे बच्चे जो है पहले से यहाँ पर अवेयर हों कि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, और किस प्रकार से जो है वो कंटेंट को रुचिकर तरीके से यहाँ पर बच्चों तक कन्वे कर सकता है। तो टीचर के ऊपर है कि सीखने की इच्छा अगर बालक में नहीं है किसी कारण से और उसको ठीक किया जा सकता है तो उसके लिए शिक्षक प्रयासरत हो। इसके अलावा शैक्षिक जो पृष्ठभूमि है इसका भी प्रभाव जो है बच्चे के अधिगम पर या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो कि एक शैक्षिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी कि जिसके घर में एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट होगा, जैसे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, खुद यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और अपने नॉलेज को भी जो है बच्चे के विकास में यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव बच्चे के सीखने पर पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स इतने लापरवाह होते हैं, अगर लकीली बच्चे ऐसे हैं कि वो खुद से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर पेरेंट्स की ओर से जो है बच्चों पर फोकस नहीं होगा, पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, और खुद भी अगर पेरेंट्स किसी भी कारण से अगर यहाँ पर पढ़े लिखे ना हो, अशिक्षित हो, तो उसका प्रभाव जो है बच्चे की लर्निंग पर पड़ता है। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि बच्चे के अधिगम को प्रभावित करेगा। अगर बच्चा यहाँ पर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो क्या होगा, बच्चे की लर्निंग जो है एक सामान्य तरीके से चलेगी। लेकिन अगर शरीर में किसी भी प्रकार का विकार आ गया है, ठीक है, माना बच्चे की हेयरिंग यहाँ पर इफेक्टेड है, यानी कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है, अब क्लास में टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से अपने कंटेंट को डिलीवरी कर दी, लेकिन क्या होगा, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो जब उसको कंटेंट ही उतने अच्छे तरीके से सुनने में नहीं आया तो नहीं समझ पाएगा। इसके अलावा जैसे दृष्टिहीनता हो सकती है, या फिर जो है दृष्टि में किसी प्रकार का अगर विकार है, बच्चा कम देख पा रहा है, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है और बच्चे को कक्षा में पीछे बैठा दिया गया, ठीक है, तो इस प्रकार के जो शारीरिक फैक्टर्स हैं अगर उसमें किसी प्रकार की कमी है तो बच्चे का जो लर्निंग है वो प्रभावित होगी। और इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य में कोई ऐसा सिर्फ मेंटल इलनेस की बात नहीं हो रही, बल्कि अगर किसी भी प्रकार का बच्चे को तनाव भी है, ठीक है, तनाव की स्थिति में बालक है, किसी टेंशन में है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो बच्चा जो है उसी विचारों में खोया हुआ है, तो उस परिस्थिति में भी बच्चा जो है लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो टीचर को ये जानना जरूरी है कि शारीरिक रूप से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनमें किसी प्रकार का विकार है जो कक्षा शिक्षण में जो है वो बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को जो है सही स्थान प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर किसी को देखने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है तो उनको आगे की बेंचेस में बैठा करके या शिक्षक के समीप रख करके यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है। और मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, अगर मेंटल इलनेस है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके, और या फिर अगर तनाव की स्थिति है तो बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करके उसको परामर्श दे करके बच्चे को यहाँ पर सीखने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा परिपक्वता, ठीक है, यानी कि मैच्योरिटी, ठीक है, एक बच्चे में जिस भी कक्षा में वो पढ़ रहा है या जिस भी आयु वर्ग का वो है उस अकॉर्डिंग जो है बच्चे में मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर बच्चा उस लेवल को, उस स्तर की जो शिक्षा है उसको ग्रहण करने के लिए परिपक्व नहीं है तो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा। और अगर बच्चा ज़्यादा मैच्योर है और उसको कम स्तर की शिक्षा दी जा रही है तो भी क्या होगा, बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो बच्चे की परिपक्वता यानी कि उसके मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग ही बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उसका अधिगम जो है प्रॉपर तरीके से हो पाए। उसके अलावा अभिप्रेरणा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है शिक्षा में। अगर कक्षा में उद्देश्य ही यहाँ पर जो है निर्धारित नहीं किए गए, यानी कि बच्चों को यही नहीं पता है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं,
तो बच्चा कभी भी सीखने के लिए यहाँ पर मोटिवेट नहीं होगा। जब तक बच्चों में अभिप्रेरणा जागृत नहीं की जाएगी, बच्चों को अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा कि आप जो सीखने जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए या फिर आपके आने वाले भविष्य के लिए है, तब तक बच्चा सीखने के लिए कभी भी अभिप्रेरित नहीं होगा। तो शिक्षण पूर्व जो है बच्चे के समक्ष जो है शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों को यहाँ पर जो है डिफाइन कर देना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं नए ज्ञान को सीखने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सेंस में यहाँ पर उद्देश्य को जो है परिभाषित नहीं करना है कि शिक्षा द्वारा यहाँ पर हम जीवन मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक जनरल वे में हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से नॉलेज आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो रियल लाइफ से जब कनेक्ट करके आप चीज़ों को बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित होंगे और उनका जो अधिगम होगा वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा अधिगमकर्ता की अभिवृद्धि, ठीक है, अभिवृद्धि यानी कि बच्चे की ग्रोथ। ठीक है, तो बच्चे की ग्रोथ अगर सामान्य है, जैसे हमने बात की थी शारीरिक स्वास्थ्य की, ठीक है, तो शारीरिक स्वास्थ्य तो हमारा विकार से संबंधित है, लेकिन अगर उसकी अभिवृद्धि किसी प्रकार से उसमें रोधन हुआ है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट आई है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है समय से पहले बोलना नहीं सीख पाते, ठीक है, समय से पहले जो है चलना नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे की ग्रोथ किस प्रकार की है उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है कि वो कितनी लर्निंग कर सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे जैसे अगर सामान्यतया आप देखें तो बच्चे जो हैं 1 वर्ष के बाद धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने कई बच्चों को देखा होगा ऐसे 3 या 4 वर्ष लगा देते हैं नॉर्मल चलने में। ऐसे बच्चों में जैसे बोलने को लेकर भी समस्या आएगी। जैसे नॉर्मल बच्चा जो है धीरे 2 साल की जो अवस्था है उसमें जो है 2-2 शब्द 3-3 शब्द के या छोटे छोटे वाक्य बना करके बोलना सीख जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं बोलने में भी यहाँ पर उनको दिक्कत आती है। तो क्या होगा, अब बच्चे जो नर्सरी केजी में जो है बच्चे छोटे छोटे जो शब्द हैं अगर वो पढ़ना सीख गए हैं, लेकिन ये जो बच्चा है जिसकी अभिवृद्धि नहीं हुई, ठीक है, जिसने अभी बोलना ही नहीं सीखा है, तो वो बच्चे की जो लर्निंग है वो नर्सरी केजी में पहुंचने तक उतनी नहीं हो पाएगी जितने की उसकी होनी चाहिए थी। तो उसकी अभिवृद्धि का प्रभाव भी पड़ता है। इसके अलावा सीखने का समय, ठीक है, सीखने का समय यानी कि उसको कितना जो है समय दिया गया। ये नहीं कि आपने एक दिन डिसाइड किया कि पूरा जो यूनिट है आप उसको एक ही कक्षा में एक पीरियड के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सीखने के लिए जो है जो एक उपयुक्त समय है बच्चे को दिया जाना चाहिए, वह अवधि एक ही बात है। समय अवधि की हम बात करें तो समय अवधि जो है बच्चे को एक प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए, प्रॉपर गैप होना चाहिए, जिससे छोटे छोटे अंशों में जो है ज्ञान को सही प्रकार से बच्चे को दिया जा सके। और उसके अलावा बुद्धि, ठीक है, बुद्धि यानी कि बच्चे की जो है IQ लेवल कैसा है या उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसका प्रभाव भी बच्चे के अधिगम पर पड़ता है। सामान्य बुद्धि स्तर का बच्चा जो है सामान्य स्पीड से सीखेगा, और अगर आपके बच्चे का जो है IQ लेवल अच्छा है तो क्या होगा, अच्छे IQ लेवल वाले जो बच्चे होंगे वो तेज गति से सीख पाएंगे, और उसी की तरह अगर मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं तो उनकी जो सीखने की गति होगी वो भी कम होगी। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जो है टीचर ने यहाँ पर जो है शिक्षण प्रदान करना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हुए जिस बच्चे की जैसी आवश्यकता है उस अनुरूप जो है उसको शिक्षण प्रोवाइड किया जा सके। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला जो दूसरा फैक्टर है वो है शिक्षण से संबंधित, जो कि रिलेट करेगा किससे, अध्यापक के लिए, क्योंकि अध्यापक ही वो है जो शिक्षा प्रदाता है, यानी कि जो शिक्षण का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अध्यापक के लिए क्या क्या चीजें हैं जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अध्यापक का विषय ज्ञान, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब तक टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी, ठीक है, तो जब तक टीचर को अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा वो बच्चों को क्या सिखाएगा। यानी कि अगर ये नहीं कि अगर उसने जो है उसने सिर्फ ये सोच रखा है कि क्लास में वो जाएगा, बुक को खोलेगा और बच्चों को शिक्षण प्रोवाइड कर देगा, तो कभी भी यहाँ पर जो है एक उचित प्रकार से बच्चों का अधिगम नहीं हो पाएगा। तो टीचर का अपने विषय का ज्ञान जो है बहुत सही होना चाहिए। जब तक जो है टीचर को यहाँ पर सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी, टीचर में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि बच्चों को जो है उस नॉलेज को प्रोवाइड कर सके। तो टीचर का जो है सब्जेक्ट नॉलेज मैटर करता है। इसके अलावा शिक्षक का व्यवहार, ठीक है, तो शिक्षक किस प्रकार से यहाँ पर मानवीय व्यवहार के द्वारा बच्चों को जो है कक्ष में बांधे रखता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो शिक्षक का व्यवहार कक्ष में जो है उचित होना चाहिए। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान, ठीक है, तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान रखेगा वही जान पाएगा कि किस स्तर पे बच्चों की रुचि किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या बच्चों की आवश्यकताएं होती है, किस प्रकार से बच्चों को ट्रीट करना है, किस प्रकार से उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी है, और कौन कौन से स्तर पर किस प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ हैं, प्रविधियाँ हैं वो उचित रहेंगी, किस कक्षा स्तर पर जो है किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त रहेगी। तो मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा शिक्षण विधि, ठीक है, तो जैसे हमने मनोविज्ञान के ज्ञान में ही डिस्कस करा, जैसे बच्चे का स्तर है या फिर जो भी विषय उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो एक तो विषय, दूसरा बालक का स्तर या फिर जो कह सकते हैं आयु, कह सकते हैं स्तर या फिर आयु, ठीक है,
तो बच्चे के विषय में जो है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा जो है किस स्तर का है या फिर किस विषय को वो पढ़ा रहा है, उस अनुरूप कौन सी शिक्षण विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाए। जैसे हम बच्चों की बात करें तो जो मॉन्टेसरी मेथड है, किंडरगार्टन मेथड है और जो आपके डाल्टन मेथड्स हैं, ये सारी आपकी जो है लोअर लेवल पर या फिर जो कहें प्राथमिक स्तर पर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा बड़ी क्लासेस में जब हम जाते हैं, जैसे इंटरमीडिएट क्लासेस हैं, तो वहाँ पर जैसे जो साहित्यिक विषय हैं, हिंदी है या फिर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनको जो है व्याख्यान विधि द्वारा भी इजीली समझाया जा सकता है। तो कौन से कक्षा स्तर पर और कौन से विषय के लिए कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, इसका ज्ञान टीचर को होना चाहिए, तो वो भी जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, यानी कि बच्चों में यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये टीचर को पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अगर टीचर को पता ही नहीं होगा तो वो हर बच्चे को एक साथ ट्रीट करेगा, और एक साथ ट्रीट करेगा तो हर एक बच्चे की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, ठीक है। अब व्यक्तिगत भिन्नता में उसका IQ हो सकता है, ठीक है। अब अगर वैसे तो एक कक्ष में जो है सभी जो बच्चे होते हैं एक ही आयु स्तर के होते हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे अगर एक ही जगह पर यहाँ पर माना 6 to 8 के बच्चों को किसी प्रकार का कोई गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है, तो किस आयु स्तर के बच्चे हैं और किसको कैसे ट्रीट करना है वो टीचर को पता होना चाहिए। तो IQ जो आयु स्तर है, और इसके अलावा जैसे उनका जो मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है, ठीक है, मानसिक या फिर जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसका ज्ञान टीचर को होना चाहिए, यानी कि किस बच्चे की कैसी नीड है, ठीक है। अगर कोई किसी प्रकार के किसी स्वास्थ्य से के विकार से यहाँ पर जूझ रहा है तो उस बच्चे को यहाँ पर कैसे आगे बैठा करके उसको जो है शिक्षा प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि जो है अगर किसी में हेयरिंग प्रॉब्लम है, ये तो सुन ही नहीं सकता तो इसको सबसे पीछे बैठा दो, ठीक है, ऐसे ट्रीट नहीं करना है। हर बच्चे की आवश्यकताओं को यहाँ पर उसकी नीड के अकॉर्डिंग पूरा करना है। इसके अलावा शिक्षक का व्यक्तित्व, ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं वो टीचर से काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, टीचर का अनुकरण करते हैं। तो शिक्षक को अपने व्यक्तित्व का खास ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षक ने सदैव यहाँ पर आदर्श व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक शिक्षक आदर्श नहीं होगा तब तक बच्चे जो हैं वो आदर्श नहीं बन सकते, क्योंकि बच्चे जो है पूरी तरह से यहाँ पर टीचर को ही फॉलो करते हैं मोस्टली। इवन बच्चों की अगर हम छोटे लेवल से बात करें तो वो तो पूरी तरह से टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं। टीचर कैसे चल रहा है, टीचर कैसे बात कर रहा है, टीचर कैसे जो है उनको ट्रीट करता है, तो उस चीज़ को फॉलो करते करते बच्चे जो हैं वो भी अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो शिक्षक का व्यक्तित्व सदैव आदर्श होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से पाठ्य सहगामी क्रियाएं किसी विषय से संबंधित जो है यहाँ पर टीचर द्वारा यूज़ की जा रही है उसका प्रभाव पड़ता है। समय समय पे जो है अलग अलग टाइप की यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो की जानी चाहिए। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पे ले जाया जा सकता है, और हर कक्षा में जो है जब आप एक हफ्ते तक यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं तो वीकेंड पे जो है कम से कम एक बार जो है उसका प्रैक्टिकल यहाँ पर जो है क्लास होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल रूप से समझाना चाहिए। जैसे अगर बात करें आप साइंस की या फिर जो आपके ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहाँ पर तो जो है आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है आपके प्रैक्टिकल फॉर्म में होती हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो आपकी हिंदी की कक्षा है, अंग्रेजी की कक्षा है, उसके यहाँ पर मोनोटोनस से बनाकर वहाँ पर भी टीचर जो है अपने सेंस से उसको क्रिएटिव तरीके से जो है यहाँ पर और ज़्यादा जो है शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो वहाँ पर भी जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर जो SST हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आपकी जो है यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ यूज़ नहीं हो सकती। ये जो है कहीं पर भी यूज़ हो सकती है, डिपेंड करता है टीचर कितना क्रिएटिव है। इसके अलावा अनुशासन की स्थिति, यानी कि कक्षा का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, कक्षा में अनुशासन किस प्रकार का है, ठीक है। तो अगर बच्चे अनुशासित हैं, अनुशासित का अर्थ यहाँ पर केवल शांत नहीं बल्कि जो है कक्षा वातावरण के अनुरूप जो है बच्चे चल रहे हैं, जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, जिस प्रकार का टीचिंग दी जा रही है, जब कैसा भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों का अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पार्टिसिपेशन करना है बच्चों ने तो वहाँ पर उनको बोलने की भी आज़ादी होगी। अनुशासन का अर्थ यहाँ पर केवल चुप रहने से नहीं है, बल्कि प्रॉपरली एक कक्षा में जो मैनेजमेंट है अगर वो बना हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पर अनुशासन की स्थिति अच्छी है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर टीचर को रखना है, जिससे कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाया जा सके, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अगर नियमों की बात करें, वैसे हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कौन कौन से नियम है, यानी कि शिक्षण किन किन कारकों से यहाँ पर प्रभावित होता है, या फिर जो सीखना है वो किन किन जो आपके कारक हैं उससे प्रभावित होता है। तो थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने यहाँ पर सीखने के मुख्य रूप से 3 नियम बताए। सबसे पहला था तत्परता का नियम, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि बच्चा सीखने के लिए कितना तत्पर है, यानी कि बच्चा अगर तैयार है
तो ही वो सीखेगा। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। जैसे आपका बच्चों को जो है यहाँ पर क्रीड़ा करवाई गई, ठीक है, किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया गया और आते ही उनको कोई ऐसा कार्य दे दिया गया या ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा दिया गया, माना इंग्लिश का जो है कोई आपकी पोएट्री समझानी शुरू कर दी गई। अब बच्चे जो हैं तैयार नहीं है, क्यों? अभी स्पोर्ट्स से आए हैं, थके हैं, मेंटली थके हुए हैं और फिजिकली थके हुए हैं, तो वहां पर वो बच्चे जो है सीखने के लिए तैयार नहीं है। और उसके अलावा तत्परता और कारणों से भी हो सकती है, माना बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है या बच्चे के पास कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझे। तो अगर बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं है, तत्पर नहीं है, तो बच्चे का लर्निंग नहीं होगी, यानी कि बच्चे में तत्परता होनी चाहिए, तभी यहाँ पर लर्निंग होगी। दूसरा, अभ्यास का नियम या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो अपने आप ही सीख जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को यहाँ पर जो उसकी बेसिक जो एक्टिविटीज़ है जब वो सिखाई जाती हैं, शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास करता जाता है चीज़ों को सीखता जाता है। जैसे अगर आप छोटी अपनी जो लाइफ में जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, जैसे साइकिल सीखने की अगर हम बात करें या लिखने की प्रक्रिया की बात करें, ठीक है, तो जब हम साइकिल सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो लगातार जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही हमारी लर्निंग होती जाएगी। और जैसे अगर हम किसी चीज़ को करना छोड़ दें, आपने माना 5 सालों तक उसके बाद साइकिल चलाई नहीं, फिर आप 5 साल बाद अगर साइकिल पकड़ेंगे तो फिर से आपको दिक्कत होगी। तो क्या होगा? अभ्यास का नियम ये कहता है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, लगातार अभ्यास की प्रक्रिया में होते हैं, तो उस कार्य की या फिर जो उस कंटेंट है, उस टॉपिक है, उसकी लर्निंग इजीली हो जाती है। इसके बाद है तीसरा, प्रभाव का नियम, या जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? किसी भी सीखने की प्रक्रिया में जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, वो हमारे अनुभव कैसे रहे हैं, उसका प्रभाव आपके सीखने पर पड़ता है। अगर अनुभव अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, तो लर्निंग होगी, और अनुभव अच्छे नहीं हैं तो जो आपकी लर्निंग है वो नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम कोई भी यहाँ पर मैथ्स के अगर किसी टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो मैथ्स के टॉपिक को सीखने के लिए जैसे आपको 2 ट्रिक पता है, कोई आपका जैसे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आपको 2 ट्रिक पता है, आपने एक ट्रिक से ट्राई किया, ठीक है, तो उसका आपने 8-10 बार ट्रायल किया और आपके जो आंसर्स हैं वो नहीं आ रहे, या फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो इफेक्ट कैसा था? नेगेटिव, ठीक है। तो वहां पर जो है बच्चा नहीं सीख पाएगा, उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर उसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ा, ठीक है, उसने ट्राई किया, यार ये काम तो, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, ठीक है, तो उस पर कैसा हुआ? एक जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, तो अब बच्चा इसको आराम से सीख जाएगा। तो प्रभाव का नियम कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में अनुभव का प्रभाव बच्चे के जीवन पर किस प्रकार से पड़ा है, उससे बच्चे की लर्निंग प्रभावित होती है। यानी कि अगर जो आपका प्रभाव है, एक्सपीरियंसेस अगर नेगेटिव रहे हैं तो बच्चे की लर्निंग नहीं होगी, और अगर एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहे हैं तो बच्चे की लर्निंग होगी, ठीक। तो ये थे हमारे थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम। अब बात कर लेते हैं सीखने के या फिर लर्निंग के 5 गौण नियमों की, ठीक है। तो सेकेंडरी जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, सेकेंडरी जो आपके नियम हैं वो क्या क्या कहते हैं। पहला, बहु अनुक्रिया नियम, ठीक है। तो जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो कई बार क्या करते हैं, हम मल्टीपल जो तरीके होते हैं उनको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके ट्राई करने में आपका कोई एक तरीका तो ऐसा होगा जो कि आपकी उस समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। तो बहु अनुक्रिया नियम यानी कि किसी भी समस्या के सामने आने पर जब हम मल्टीपल तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हैं, अनुक्रिया करते हैं, तो हम यहाँ पर किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर हम जो भी तथ्य है, जो भी ज्ञान है, उसको सीख जाते हैं। इसके अलावा मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, ठीक है। मानसिक स्थिति की बात करें, मनोवृत्ति की बात करें, या फिर जो आपका हम कहते हैं कि बच्चे में रेडीनेस कितनी है, मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, यानी कि बच्चे शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, मेंटली या मनोवृत्ति बच्चे की किस प्रकार की है, ठीक है, उसका प्रभाव भी जो है बच्चे के सीखने पर पड़ता है। यानी कि बच्चे का जो है एटीट्यूड यहाँ पर हमें सीखने के लिए जागृत करना होगा कि वो जो भी कंटेंट यहाँ पर सीखने जा रहा है उसको पॉजिटिवली ले और अच्छे तरीके से सीख पाए। इसके अलावा आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है। तो आंशिक क्रिया के अगर हम नियम की बात करें तो ये आपका आधारित है प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत पर। अगेन अगर हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत करें तो ये भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। थॉर्नडाइक के द्वारा ही प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था। तो उस पर आधारित है आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि हम जैसे हमने किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रयास किए होंगे, ठीक है, उसमें हमारी गलतियाँ की होंगी, तो हम ये जान जाते हैं प्रयास करते करते कि कहाँ कहाँ पर जो है हमसे चीज़ें ठीक हुई हैं और कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा जो गलतियाँ होती हैं वो हमारी
कम होती जाती हैं। आपने कोई भी कार्य किया होगा, जैसे अगर आप चाहे लिखने की अगर हम बात करें तो लिखने की प्रक्रिया में किस प्रकार से हाथ पकड़ना है, कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं, और उसकी बात ना करें। जैसे अगर मैं यहाँ पर टीचिंग की बात करूँ, कोई भी यहाँ पर जैसे कोई टीचिंग स्टार्ट करता है या आप यहाँ पर किसी स्कूल में टीचिंग स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, शुरू में आपको शिक्षण में यहाँ पर दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप जान जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर मेरे शिक्षण में कमियाँ आ रही हैं, तो धीरे धीरे वो कमियाँ हैं जो कम होती जाती हैं। तो आंशिक क्रिया के नियम से यहाँ पर इसको कैसे रिलेट करेंगे कि बच्चे जो है या फिर बालक जो है या फिर कोई भी व्यक्ति है, जब वो किसी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढ रहा होता है, तो उसमें प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के द्वारा उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ पर जो है गलतियाँ होती हैं और कहाँ कहाँ पर जो है सक्सेस मिलनी है, तो उसको कम मेहनत में ही उस जो समस्या है उसका समाधान ढूंढ लेता है। ठीक है, उसको पहले से ही पता है कि हाँ मैंने ये चीज़ पहले भी की हुई है, तो उसके आधार पर जो है वो ये ज्ञात कर लेता है कि कौन कौन से प्रयास करने हैं, इनकी कम क्रिया के द्वारा कैसे जो है हम यहाँ पर चीज़ों के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा समानता का नियम की अगर हम बात करें तो समानता का नियम ये कहता है कि अगर कोई समस्या व्यक्ति या बालक के सामने आ रही है और उसी तरह की समस्या उसके पास्ट में भी आई है, उसके जो एक्सपीरियंस में पहले से रही है, तो वहाँ पर उसने किस प्रकार से समाधान किया था, उसी को वहाँ पर उसी को जो है यहाँ पर इस समस्या के लिए भी यूज़ कर सकता है। जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें, बच्चे के एग्जाम्स जब होते हैं, ठीक है, अगर उसने पढ़ाई के दौरान उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है, उस प्रकार की समस्या को सॉल्व किया था, तो अगर वैसे ही क्वेश्चन जो है उसके एग्जाम में आ रहे हैं तो इजीली जो बच्चा होगा वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो समानता का नियम कहता है कि समस्या का समाधान अगर पूर्व में उसने किया हुआ है तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो जो अभी नई समस्या है उसका समाधान भी वो खोज लेगा अगर उनमें सिमिलैरिटी होगी। इसके अलावा साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है, तो साहचर्य परिवर्तन के अगर हम नियम की बात करें तो इसमें जैसे आपका अनुबंधन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था, उसको हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अनुसार क्या होगा, जब हम बच्चे को कोई कार्य सिखा रहे होते हैं तो उसको हम किसी दूसरी चीज़ से रिलेट कर देते हैं। जैसे हम एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बच्चे को यहाँ पर सुनाना होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को लोरी सुनाते हैं, थपकी देते हैं, ठीक है। फिर टाइम के साथ साथ क्या होता है, बच्चे को लोरी सुनाने से नींद आती थी, लेकिन लोरी के साथ साथ जो माँ बाप है वो क्या करते हैं, थपकी भी देते हैं। अब धीरे धीरे लोरी सुनानी तो बंद कर दी, सिर्फ थपकियाँ देने लगते हैं और आपने देखा होगा बच्चे फिर भी सो जाते हैं, ठीक है। तो लोरी सुनाने से जो नींद आती थी, अब उसको किससे कनेक्ट कर दिया, उसका साहचर्य किससे कर दिया, उसको एसोसिएट कर दिया थपकी से, ठीक है। तो अब सिर्फ थपकी भी देंगे अगर पेरेंट तो भी बच्चे को नींद आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अन्य कार्यों में भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे टीचिंग की प्रोसेस में बच्चे को यहाँ पर जो है तारीफ करके, ठीक है, मार्क्स के अलावा जैसे पहले तो बच्चों को प्राइज दिया जाता था, अब क्या कर दिया, प्राइज के साथ साथ बच्चे की प्रशंसा की गई। अब धीरे धीरे प्राइज को तो हटा दिया, लेकिन अगर बच्चे को जो है लगातार कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं किसी कार्य विशेष के लिए, तो उसके द्वारा भी, यानी कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के द्वारा भी बच्चे अपने परफॉर्मेंस को सुधारते हैं या फिर नया ज्ञान सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये थे सीखने के 5 गौण नियम। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत, ठीक है, तो जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनको हम पहले ही जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अनुकरण का सिद्धांत समझा था। उसके अलावा सूच का, पावलोव, स्किनर, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से इसको 3 में डिवाइड करें तो जो साहचर्यवादी सिद्धांत है उसके अंतर्गत 2 सिद्धांत आते हैं। पहला है आपका अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ठीक है। तो अनुकरण के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले दिया अगर किसने था, प्लेटो व अरस्तु, ठीक है, जो कि आपके आदर्शवादी रहे हैं। तो प्लेटो व अरस्तु की दी हुई उपज है आपका अनुकरण का सिद्धांत, जिसके अनुसार बच्चे जो हैं बड़ों के या फिर जो अपने टीचर्स हैं या फिर जो अपना समाज है उसमें अनुकरण करते हुए सीखते हैं। और अनुकरण करने में जो चीज़ वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, ठीक है, जो उनको सिखाया गया, समझाया गया या फिर बोलकर बताया गया, उससे ज़्यादा जो चीज़ वो स्वयं से देखते हैं, स्पर्श करते हैं और जो है अनुभव करते हैं, उनके द्वारा वो अनुकरण करके बेहतर सीख पाते हैं। इसके अलावा प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ठीक है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बार बार प्रयत्न किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए, समस्या के समाधान खोजने के लिए, और जो जो गलतियां होती जाती हैं धीरे धीरे वो गलतियां आपकी कम होती जाती हैं। यानी कि जो अच्छा सीखा वो तो आपकी लर्निंग हो गई, ठीक है, वो आपने सीख लिया, और जहां पर गलतियां हुई थी उसको भूल गई। जो त्रुटि है या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर प्रयास व भूल का सिद्धांत, यानी कि जो जो गलतियां होती जाएंगी धीरे धीरे अनुभव से वो कम होती जाएंगी, यानी कि जो गलतियां हैं वो कम हो रही हैं और जो एक लर्निंग है वो बढ़ती जा रही है। तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत ये भी आपका किसने दिया था, थॉर्नडाइक। इसके बाद अगर हम सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 आते हैं। एक है आपका पावलोव का सिद्धांत, दूसरा स्किनर का सिद्धांत, ठीक है। तो जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जो अभी हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया,
साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। तो पावलो ने जो है कुत्ते पर एक एक्सपीरियंस किया था, जिसको हमने प्रीवियस जो अधिगम के सिद्धांत है उसमें डिस्कस किया है। तो वहां पर क्या था कि जो उसको यहाँ पर जो उसका नेचुरल उद्दीपक होना चाहिए, यानी कि कुत्ते की लार टपकने के लिए जो नेचुरल उद्दीपक था वो था खाना। लेकिन जब हमने खाना और घंटी एक साथ बजाई तो क्या हुआ, सिर्फ घंटी बजाने पर भी जो है कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। और इसी के साथ हमने अभी जो है बच्चे के सुलाने का एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा जो है लोरी सुन करके जो है सो जाता है, लेकिन लोरी के साथ साथ थपकी भी उसको दी जा रही, बाद में लोरी तो हटा दी, सिर्फ थपकी देकर ही बच्चे को यहाँ पर सुला दिया गया। तो पावलो का सिद्धांत कहता है कि जब हम यहाँ पर एक जो आपका जो स्वाभाविक उद्दीपक है उससे हम कृत्रिम उद्दीपक को यहाँ पर रिप्लेस करके भी बच्चों की लर्निंग को प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद है स्किनर का सिद्धांत, जिसको स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आधारित है पुनर्बलन पर, यानी कि जब किसी कार्य के लिए बच्चे को यहाँ पर पुनर्बलन दिया जाता है तो बच्चे की लर्निंग जो है वो बेहतर होती है। जैसे बिल्ली को कोई कार्य करवाने के लिए क्या करा, उसको जो एक उद्दीपक के रूप में यहाँ पर उसके सामने भोजन रखा गया, ठीक है। तो उस भोजन को देख करके जो है वो अपने कार्य को करने के लिए मोटिवेट हुई। उसके बाद ही जो है उसने बार बार अपने हाथ जो है उसमें जो आपको पिंजरा था उसमें बार बार मारे, और उसके बाद जब वो खुल गया तो उसको अपना भोजन मिल गया। तो यानी कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जब किसी कार्य के लिए बच्चे को यहाँ पर लगातार पुनर्बलन प्रदान किया जाएगा तो उसकी लर्निंग बेहतर होगी, ठीक है। दिया किसने है, स्किनर ने, क्योंकि स्किनर के नाम से है। और ये वाला जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो पावलो का दिया है। इसके अलावा गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है आपका सूच का सिद्धांत, ठीक है। तो अगर हम सूच के सिद्धांत की बात करें तो इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये मुख्य रूप से जानवरों पर किया गया था। तो इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि जो एक जानवर का व्यवहार होता है और एक मनुष्य का व्यवहार है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। जानवर पर्यावरण किस प्रकार के पर्यावरण में रह रहा है और किस प्रकार से रिएक्ट करता है वो काफी डिफरेंट होगा मानव से, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन अगर हम सूच के सिद्धांत की बात करें, जो दिया किसने था, कोहलर ने, ठीक है। तो कोहलर के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति है, बालक है, वो उसने वैसे एक्सपेरिमेंट किया था आपका जानवरों पे, लेकिन उसने जो है इसको सभी के लिए डिफाइन किया था कि किसी भी परिस्थिति में अपनी सूझ के द्वारा भी यहाँ पर जो है नॉलेज प्राप्त की जा सकती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर या किसी भी प्राणी को जो है किसी समस्या में छोड़ दो, यानी कि किसी एक माहौल में छोड़ दो, उसके बाद देखो कि वो अपनी सूझ को प्रयोग करते हुए कैसे वो अधिगम करता है, कैसे चीज़ों को सीखता है। लेकिन ये माना गया कि इसके अनुसार जो है जो लर्निंग होगी, जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसके अनुसार जो लर्निंग होगी उसमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, केवल यहाँ पर कौशलों का विकास होगा, यानी कि किसी कार्य को कैसे करना है उसकी नॉलेज इनहेंस नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत थे। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया शिक्षण को, अधिगम को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं और जो कि शिक्षण की प्रक्रिया को, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा हमने शिक्षण के नियम और सिद्धांतों को जाना। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।